कारवां को हमने शुरू किया था और आज बड़ी भारी मन से उनको याद कर रहा हूँ, क्योंकि निडर, निर्भीक और मुखर पत्रकारिता में आकाश का एक परिचय था। और हम सभी को बहुत कम अंतराल में एक वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ जी को खोने का काम किया और एक इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट आकाश भार्गव को भी खोने का काम किया। ये दुखदायी खबर है। हम अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस कठिन समय में उनके परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करें कि ये असहनीय जो वेदना है उससे वो उबर पाए। दोस्तों, हम सब इस बात को जानते हैं कि कल से भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में शुरू हुई थी, जो आज समाप्त हो। राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में जिस प्रकार से देश के जनजातीय समाज के प्रति बातें कही गई, उन बातों से कुछ सवाल हम लोगों के मन में हैं, क्योंकि बहुत कौतूहल के साथ लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा था भाजपा की तरफ से। भाजपा के कोई भी नेता या कार्यकर्ता या केंद्रीय मंत्रीगण ने पी पेशा का एक बार भी उल्लेख नहीं किया, क्योंकि पी पेशा 5वीं अनुसूची के रक्षा कवच का सबसे बड़ा सूत्र। दूसरा, भाजपा के किसी भी नेता ने इस भूखंड के सबसे आदि धर्म सरना धर्म के विषय में एक बात भी नहीं कहा। तीसरा, जब जनजातीय समुदाय की बात होती है तो आसाम में चाय बागान में जो जनजाति के लोग जो यहाँ से वहाँ पर गए, उनको ट्राइबल का दर्जा नहीं देना, जनजाति नहीं मानना, जहाँ भाजपा की अपनी 6 साल से सरकार है। और सबसे आश्चर्य मुझे इस बात का हुआ कि आसाम राज्य में टी ट्राइब वेलफेयर मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री है, उसके मंत्री हैं संजय किशन जी। उनका इस बैठक में शामिल ना होना, रेणुका सिंह जो छत्तीसगढ़ की से आती हैं, विशेश्वर टूडू जी मयूरभंज उड़ीसा के हैं, फगन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के हैं, जॉन बारला जी पश्चिम बंगाल के हैं, अर्जुन मुंडा जी तो यहीं के हैं। इन 4 राज्य मंत्रियों ने
राज्य सरकार के द्वारा जो विधानसभा में सर्वदलीय ध्वनि मत से सरना धर्म को जनसंख्या में स्थान देने संबंधी जो प्रस्ताव पारित किए गए और टीएसी ने जिस प्रस्ताव को माननीय राष्ट्रपति से अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजने का काम किया, उस विषय में मुझे लगा कि आदरणीय मंत्री रेणुका सिंह जी जब उनसे मिलने गई होंगी तो शायद इस विषय में निश्चित तौर पे बात की होगी। लेकिन कुछ ये 3 मुख्य सवाल हैं जो हमें परेशान करती है कि आखिर ये माथापच्ची करने का लाभ क्या है। आदरणीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने एकल विद्यालय के बारे में कहा कि राज्य सरकार बाधा दे रही। मुंडा जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि राज्य के ऐसे कौन से अनुसूचित प्रखंड में राज्य सरकार के द्वारा बाधा उत्पन्न करवाया गया हो वो बताएं। मैं आपको खुला चुनौती देता हूं। मैं खुले तौर पर आपको चुनौती देता हूं कि एक प्रखंड का भी नाम बता दें। झूठ बोलना बंद करें। आसाम के सवाल पर एक बात नहीं कहते हैं। आज अर्जुन मुंडा जी बताएं, जो यूपीएससी में 65 जो आरक्षित ट्राइबल आरक्षित सीटें हैं उसके 60% हिस्से पर राजस्थान का एक ही ट्राइब का कब्जा होता है, वो लोग सफल होते हैं। बाकी देश के राज्यों के आदिवासियों की स्थिति क्या है? शर्म आनी चाहिए अर्जुन मुंडा जी को। मैं इस बात से भी मुझे दुख होता है कि उनकी पैदाइश, राजनीतिक पैदाइश झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुई, लेकिन संस्कार भूल गए। जंगल जो फॉरेस्ट एक्ट है, जो रेवेन्यू विलेज बनाने की बात है, वो 2005 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से संसद में उठाकर उसको मान्यता दिलाई गई थी। और आज आप ड्राफ्ट लेके आए हैं फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पर। अर्जुन मुंडा जी बताएं, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट के ड्राफ्ट की जरूरत क्या है जब फॉरेस्ट राइट एक्ट बना हुआ है? तो नाटक करने के लिए यहां पर रांची बचा हुआ है क्या? अट्ठाईस में से 26 सीटों पर आपको लोगों ने नकारा है। मैं तो अर्जुन मुंडा जी को सीधा कहता हूं, बाबूलाल मरांडी जी को सीधा कहता हूं कि आपके मंत्रियों में जो राज्य के बाहर के 4 मंत्री हैं वो आदरणीय हेमंत सोरेन जी से प्रभावित हैं और चारों राज्य मंत्रियों ने व्यक्तिगत तौर पर जाके उनसे मुलाकात की। क्योंकि ये राज्य जिस हाथ में सुरक्षित है, जिस सोच के साथ सुरक्षित है,
शेड्यूल एरिया को बचाना जो आज चुनौती है, उसके साथ लोग खड़े हैं। माननीय राज्यपाल महोदय से भी भाजपा के लोगों ने मिलने का काम किया, अच्छी बात है। उनसे आग्रह करना चाहिए था कि जनवरी से जन जन का कार्य शुरू हो जाएगा, उसके पहले शीतकालीन सत्र में कम से कम सरना धर्म कोड को तो शामिल कर लीजिए उस जनगणना में। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कर पाएंगे, और आपके दल के लोग कहते हैं हम जातिगत जनगणना के पक्ष में। ये राजनीतिक दोगलापन किसके सामने दिखाया जा रहा है? आसाम में रहने वाले, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के जो मूलवासी आदिवासी लोग हैं, जो 300 वर्षों में से वहां पर रह रहे हैं, चाय बागानों में रह रहे हैं, उनको कब अनुसूचित जनजाति का दर्जा देगी आसाम सरकार, ये बताए। इस पर आप मौन क्यों? हम लोग तो ताज्जुब हो जाते हैं, किस मुंह से ये लोग इस तरह की बात करते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज का विकास हो रहा है। किस दौर में रहते हैं भाजपा के? आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है अनुसूचित जनजाति मोर्चा के, और अपने 88वें मन की बात में उनको याद आया भगवान बिरसा। मतलब देश के इस महानायक को आपकी पार्टी की यहां बैठक हो रही है तब आपको याद आया? क्या जनजातीय समाज के लिए सम्मान की बात है? उन्होंने कहा धरती आबा, धरती आबा के जो उसूल है उसकी बात कही, और कॉरपोरेट के लिए जमीन किस प्रकार से लूटी जा रही है प्रधानमंत्री जी बताएंगे? और उनके यहां पर भेजे हुए एजेंट कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के हाथों में जनजाति समाज का उत्थान होगा। यूपी में भाजपा की शासन आई, हम लोगों ने देखा था सोनभद्र में किस प्रकार से आदिवासी समुदाय पर सामंतवादी ताकतों ने 2019 में उनकी सामूहिक हत्या की। कोई भूल जाएगा क्या इस बात को? इस पर क्यों नहीं बोले अर्जुन मुंडा जी? क्यों खामोश थे बाबूलाल मरांडी जी? यहां के सांसद हैं समीर उरांव जी, इनको अपना आदि धन भी अब याद नहीं रहा। कर्मा सरूर को
ये भूल गए। ऐसा ढोंग रचाने वालों का क्या हश्र होगा वो आगे आने दिनों में, हम लोग उसके साक्षी जरूर रहेंगे। आज इतना ही कहना था। कोई यदि सवाल आपके हैं तो वो अपेक्षित है। बीजेपी का आरोप है दादा कि राज्य सरकार जानबूझकर इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है, सरना धर्म कोड को लेकर। और जब कहते हैं कि जेएमएम वाले कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, तो गुरुजी शिव के पूजा करते आ रहे हैं, पार्वती की पूजा करते आ रहे हैं, तो अब उसका नाम जो भी दे दिया जाए, पर स्रोत वही है, उनका ये कहना है। और दूसरा ये बात वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण आज इतना बड़ा विषय है, पर इस पे मौन है क्यों राज्य सरकार? देखिए, समझ से परे है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातें। गुरुजी और यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी ऊर्जा प्रकृति की पूजा करते आए हैं, और ये ढोंगी लोगों की बात नहीं है। जो भी सच्चा सनातनी धर्म को मानता हो, वो भी ऊर्जा और प्रकृति का ही पूजा करता है। ये ढोंगी लोग हैं जो दिखावे का पूजा पाठ करते हैं, जिनको धर्म ग्रंथों का नाम तो याद है लेकिन उसके लिखे हुए श्लोक याद नहीं। और सरना धर्म कोड, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल नहीं है? जरा खुलकर बताए तो। और धर्मांतरण पर केंद्र से किनके सरकार के नेतृत्व में नीतियां बनी? कांग्रेस की, ना भाजपा की। हमारे संविधान में ये प्रावधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाने वक्त इस बात को कहा था कि मैं बौद्ध धर्म इसलिए आज ग्रहण कर रहा हूं ताकि समाज में बराबरी का जो सिद्धांत है उसको लागू करवा पाऊं। आज सुप्रीम कोर्ट के सबरीमाला मंदिर के ऊपर में दिए गए जो निर्णय है, उसको ठेंगा दिखाने का काम किस राजनीतिक दल ने किया? किस राजनीतिक दल ने संविधान की प्रतियां जलाई? ये बातें तो आज प्रासंगिक है ना। किन लोगों ने बापू की हत्या की? किस पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बापू के बोलने पर सावरकर जी को जेल से निकाला गया, जबकि 1911 से 1915 के बीच में 5 माफीनामा उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दिया था, और बापू तो 1919 में भारत आए थे। उसके पहले तो दक्षिण अफ्रीका में था। इस तरह से झूठ बोलने की जो भाजपा की परंपरा रही है, इसका पर्दाफाश अब हो चुका है। दादा, जो FRA की जो बात कर रहे हैं कि जब चुनाव में 20,000 व्यक्तिगत जो है और 2,000 सामुदायिक वन पट्टा दिया जाएगा, जब लेकिन अब तक जो है उस घोषणा के मुताबिक दिया नहीं गया है, और जो वन पट्टे दिए भी गए उसमें 3 से 4 डिसमिल दिया गया, जो कि आपको लगता है कि 3 से 4 डिसमिल देना जो है उचित है, जबकि 81 विधानसभा में 62 विधानसभा जो है वो वन प्रभावित है,
के आश्रित के लोग जो हैं ज़्यादा पे हैं, जो कि वन से जुड़े हुए हैं? देखिए 4 डेसिमल का जो वन पट्टा है वो उनके रिहायशी का, और वन अधिकार कानून के तहत जो वनोपज है उसका मालिकाना हक तो उन्हीं का होता है जहाँ जो रहते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट आ रहा है उस पे वनोपज पे सीधा तौर पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। जहाँ तक पट्टा देने के सवाल, पहले उसका कुछ नियम होता है कि जो फॉरेस्ट विलेजेस हैं उसको कन्वर्ट करना पड़ता है राजस्व विलेज में, रेवेन्यू विलेज में, और जब वो रेवेन्यू विलेज हो जाता है तभी जाके वहाँ पट्टा देना संभव होता है। ऑलरेडी क्राइटेरिया बटा हुआ है। नहीं, क्राइटेरिया बटा हुआ, मैं वही बात को कह रहा हूँ। अब देखिएगा बहुत तेज़ी से, क्योंकि बीच में तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा था लगभग 1.5 साल, लेकिन पिछले 6 महीनों से बहुत सारी चीज़ें गियर अप हुई। आप इंतज़ार कीजिए, 2022 में हम लोग अपने इस प्रतिश्रुति को जरूर पूरा करें। एक चीज़ आपको लगता है कि एफआरए को लेकर के जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने बोला भी चुनावी घोषणाओं में, तो ब्यूरोक्रेसी आपको लगता है कहीं बाधक है? जिस घोषणा हो जा रहा है, सरकार अलाउ भी कर रही है कुछ लोगों को, उन लोगों को भी सही तरीके से नहीं किया। देखिए, मैं बार बार इस बात को आप लोगों के माध्यम से कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी का जो टेंडेंसी है ये बहुत घातक है आमजनों के लिए। ये सर्व नहीं करते हैं, ये आपको ओबलाइज करने के दृष्टिकोण से काम करते हैं। मतलब ये उनका ड्यूटी नहीं है, उनका सर्विस नहीं है। वह एहसान करते हैं हम पे कि हम आईएएस बन गए, हम आईपीएस बन गए, तो हम एहसान कर रहे हैं विभागीय प्रमुख बनकर। ये मानसिकता जब तक नहीं खत्म होगा तब तक सरकार की जो कल्याणकारी सोचें हैं वो क्रियान्वित होने में समय लगती है, दिक्कतें आती हैं। एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पूरे मंत्रिमंडल पर, कि झारखंड अभी जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं तो अर्जुन मुंडा हैं, और उन्होंने कहा कि क्योंकि हम झारखंड से बिलोंग करते हैं और 2 वर्षों का जो सफर अब तक रहा है हेमंत सोरेन का, ना तो वो खुद और ना ही उनके मंत्री या फिर कोई अधिकारी जो है केंद्र के विभाग से कोई संपर्क किया है कि यहाँ के जनजातियों को किसी तरीके का कल्याण मिल सके, किसी तरीके का बेनिफिट मिल सके। गैप अगर रहेगा तो ठीक है, राजनीतिक लड़ाई तो चलते रहेगा, लेकिन सरकार पे जिस तरीके का आरोप लगाए हैं वो आपको लगता है कि कितना सही है? देखिए संजय बाबू, आदिवासी समाज कभी भी गिरगिरा कर नहीं जिया, अपने आत्मसम्मान के साथ जिया। और दुख इस बात का है कि अर्जुन मुंडा जी जिस दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उस वक्त यहाँ उनकी सरकार ने जनजातीय बच्चों का जो उच्च शिक्षा का जो स्टाइपेंड मिलता था उसको बंद कर देने का काम किया था। और मुंडा जी को ये मलाल जरूर है कि किस प्रकार पारदर्शीय जो कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है विदेशों में ट्राइबलों को पढ़ाने का, उनके नेता जो जो झूठ बोलते थे, जो जो सब जवाब दिखाते थे कि हवाई चप्पल को हवाई यात्रा, विदेश में पढ़ाई, वो केंद्र सरकार तो नहीं कर पाई, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने करके दिखाया। इसलिए उनको मलाल है कि कोई उनसे जाकर, अरे उनका भी फर्ज है, उनका फर्ज वो निभाए। खासकर सिद्धू कान्हू बिरसा के वंशज, वीर बुधू भगत के वंशज इस बात के मोहताज नहीं हैं, तेलंगा खड़िया के वंशज, कि उनको किसी से मानना पड़े। एकलव्य के लिए आप लोग श्योर करेंगे कि भाई जहाँ पे भी केंद्र को चाहिए जगह, वो हेमंत सरकार जो है खड़े होकर के जमीन दिलाएगी? और निश्चित तौर पे देखिए, अभी तक तो अर्जुन मुंडा जी केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही एकल विद्यालय बना रहे हैं।
खरसवा विधानसभा क्षेत्र, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र, खूंटी विधानसभा क्षेत्र, सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र, तोरपा विधानसभा क्षेत्र और कोलीबिरा विधानसभा क्षेत्र। उसके अलावा कहीं दिखा दे, कहीं का भी प्रस्ताव आया हो। इसलिए झूठ बोलना बंद कर। दादा एक सवाल है, सरकार में शामिल जो कांग्रेस है वो अभी कहीं न कहीं सरकार के कार्यकलापों से संतुष्ट दिख रही है। अभी अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन भी हो रहा है, उसमें भी कहा गया कि कहीं न कहीं जो आदिवासी समाज है उनको नहीं मिल पा रहा है उनका जो हक है। इस पर क्या कहेंगे? कल बंधु तिर्की ने भी कहा था। नहीं, देखिए, सब पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है और पार्टियां अपने नीति के अनुसार चलती है। सरकार संविधान और कायदे कानून से चलती है, पार्टियां अपने सोच से चलती हैं। तो पार्टियों के वक्तव्य पर हमेशा प्रतिक्रिया देना उचित नहीं रहता। दादा एक सवाल है, पेशा कानून आप शुरू में ही बोले कि लोग कुछ कर नहीं रहे केंद्र। अभी राज्य में इलेक्शन होने वाला है, क्या राज्य सरकार ये एश्योर करेगी कि उसमें पेशा कानून के तहत होगा? देखिए, सरकार का ध्यान इस पर जरूर रखते हुए हम लोगों ने करवाने का काम किया, क्योंकि देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है और वहाँ की विकास योजनाओं के बारे में कुछ सुस्पष्ट नीतियाँ हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कौन बेहतर संतुलन के साथ आगे बढ़े, उस पर राज्य सरकार निश्चित तौर पर निर्णय लेगी। हम लोग भी इसकी तरफ बहुत संवेदनशील होकर इन चीज़ों का विवेचना कर रहे हैं।